डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, किडनी से सिस्टम है पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस किसको बोलते हैं? जैसा कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो क्या होता है पाइलोनेफ्राइटिस? जैसा ये आप जानते होंगे कि जैसे ये किडनी है, ये यूरेटर और यहाँ ब्लैडर, एक यूरेटर इधर से और ये ब्लड यूरेथ्रा। तो हम जानते हैं किडनी में, यहाँ की अगर बात हम चलेंगे बाय द वे, तो किडनी की अगर हम बात चलें तो किडनी में जैसे यहाँ पर ये लंबा सा कलेक्टिंग डक्ट होता है और कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर नेफ्रॉन है, यहाँ पर सपोज दैट, और ये नेफ्रॉन का एक बात हम बात चले यहाँ पे, तो यहाँ पर नेफ्रॉन है, ये लोग पहले है, और यहाँ पर हो गए ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। याद रखेंगे फिर से, नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जो इन्फ्लामेशन होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जबकि बाकी ट्यूब्यूल्स में अगर इन्फ्लामेशन होती है या इंटेस्टिस में जब इन्फ्लामेशन होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस। फिर से अगर बात समझ लें हम लोग कि अगर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जबकि ट्यूबुलर सेल्स में, ट्यूबुलर रीजन्स में, ट्यूब्यूल्स में एंड इंटेस्टिशियम में जब इन्फ्लामेशन होता है किडनी के तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइलोनेफ्राइटिस। यानी कि किडनी में ग्लोमेरुलर को छोड़ करके बाकी किसी भी रीजन में इन्फ्लामेशन होती है, किसी भी रीजन में इन्फ्लामेशन, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस। चलिए, तो उसमें ये सब रीजन आ जाएंगे, कैलिक्स रीजन भी आ जाएगी, पूरा कलेक्टिंग डक्ट का रीजन आ जाएगी, ये सब एरिया भी हो जाएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्फ्लामेशन जो होती है वो अपर एंड लोअर पोल में होता है। हालांकि इन्फ्लामेशन तो सभी जगह होगी, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलता है। मोर कॉम्प्लिकेशन डेवलप इन अपर एंड लोअर पोल, बट डेवलप इन्फ्लामेशन डेवलप इन ऑल पार्ट ऑफ किडनी। तो कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं हम लोग अपर लोअर पोल में दिखा देता है, क्योंकि तो यहाँ का पेपला जो होता है वह कन्वेक्स पेपला होता है, कन्वेक्स शेप में पेपला होता है, इस तरह से पेपला होता है। और जो मिडिल का जो पेपला होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एंड प्लस कनकेव जैसा होता है। तो लोअर अपर लोअर पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि पाइलोनेफ्राइटिस में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किधर देखने को मिलता है? तो अपर एंड लोअर में देखा मिलता है। खैर चलिए, पहले बात चलते हैं हम लोग टाइप में। टाइप में होता है दो, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। तो टाइम ड्यूरेशन के अनुसार होता है दो वेराइटीज का होता है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस मतलब क्या कि कोई एजेंट जब आता है सपोज किडनी में, तो एजेंट के आने की वजह से, आने के बाद अगर वो बहुत जल्दी अगर इन्फ्लामेशन करता है किडनी में, तो उस कंडीशन को इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। और क्रोनिक में क्या बोलते हैं कि जब यह एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जब परसिस्टेंट करता है लंबे समय तक के लिए, या फिर जब ऐसा कोई एजेंट जो क्रोनिक में जाकर डिजीज प्रोड्यूस करता है तो उसको लोग बोलते हैं क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। लेकिन क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में मिलेगा अधिकांश ही होता है कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस ही परसिस्ट कर जाता है लंबे समय के लिए। ये तो बात हो गया। अब हम लोग बात चलते हैं हम लोग कि इटियोलॉजी क्या होती है इसका। तो इसका जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का जो इटियोलॉजी होती है वही परसिस्ट करके क्रोनिक में जाएगी। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का जो इटियोलॉजी होती है उसमें सबसे पहला आ गया बैक्टीरिया, जो मोस्ट कॉमन होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इन्फ्लामेशन करती है। तो बैक्टीरिया में सबसे नंबर 1 पे आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन होती है? इसमें भी इश्चेरिचिया कोलाई, स्यूडोमोनास, क्लेब्सियल्ला, प्रोटियस, ये सब जो बैक्टीरिया होती है ये बैक्टीरिया ज्यादातर इन्फ्लामेशन करती है। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ये जो होती है बैक्टीरिया ये इन्फ्लामेशन करते हैं। दूसरा होता है वायरस। वायरस में फिर वही आता है, फिर रूबेला वायरस है ना, और इसके बाद रूबेला है, साइटोमेगाली है और हार्पिस है। तो ये जो होती है वो इन्फ्लामेशन करती है इसमें आकर के। और फंगस में कैंडिडा अल्बिकेंस। फंगस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फंगस के केस में कि फंगस जो कैंडिडा अल्बिकेंस ही एक ऐसा इन्फेक्शन एजेंट है जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस एक साथ करता है। याद रखेंगे हम लोग कि कैंडिडा अल्बिकेंस प्रोड्यूसेस वंस टाइम्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब एक ही साथ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रोड्यूस करता है और पाइलोनेफ्राइटिस भी प्रोड्यूस करता है। तो ये हम लोग आगे हम लोग इसमें इटियोलॉजी में। तो अब जो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की इटियोलॉजी जो होती है वो यही है, बस उसको क्या होता है वो परसिस्ट करता है उसमें, है ना। हाँ, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में प्रोटीज थोड़ा लंबे समय तक चला जाता है। आगे हम बात करते हैं हम लोग। अब जो बात आते हैं हम लोग कि कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहाँ से होती है इसकी। इसका मोस्ट सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन जो होती है वो होता है लोअर रूट से, मतलब कि जो लोअर रेस्पिरेटरी, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो होती है
वहां से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन ये जाती है। लोअर रूट इज द मोस्ट कॉमन, जितने भी बैक्टीरिया होती है वो अधिकांशतः लोअर रूट से ही जाती है। जैसे इसेचिया कोलाई है, ये क्लेब्सियल्ला है, स्यूडोमोनास है, वो अधिकांशतः इसी रूट से जाती है। तो यूरेथ्रा से जो होती है, अब यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ से जाने में दो कंडीशन आया कि मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा, मेल और फीमेल दोनों में। अच्छा हाँ, उससे पहले एक जो आता है हिमेटोजिनस। हिमेटोजिनस पहला तो हो गया आपको एक्सटर्नल रूट से और दूसरा होता है इंटरनल रूट से। इंटरनल रूट में क्या होती है हिमेटोजिनस। हिमेटोजिनस में कौन सा बैक्टीरिया आता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आता है उसमें। और असेंडिंग रूट से, नीचे वाले रूट से क्या क्या इंटर कर सकता है, वायरस में इंटर कर सकता है और कैंडिडा अल्बिकेस में इंटर कर सकता है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका रूट। तो दो रूट हो गया, एक रूट हो गया एक्सटर्नल, एक रूट हो गया इंटरनल। इंटरनल मतलब हो गया हिमेटोजिनस। एक्सटर्नल रूट में जो बात होती है उसमें इंटरनल रूट की जो बात होती है वो दोनों एक साथ होता है, मेल फीमेल दोनों में। लेकिन एक्सटर्नल रूट जो होती है उसमें फीमेल इज द मोस्ट कॉमन। अगेन रिपीट कर रहे हैं कि इंटरनल रूट जो होती है वो दोनों में एक जैसा होती है, जो कि एक्सटर्नल रूट जो होती है वो फीमेल इज द मोस्ट कॉमन डेवलप इन एक्सटर्नल रूट। कैसे? सबसे पहला कि मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उस प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकालता है। अब प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से यूरेथ्रा से कोई भी बैक्टीरिया एसिड नहीं करता है, एक नॉर्मल कंडीशन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकालना। दूसरा कि यूरेथ्रा इलोंगेट होता है, लंबा होता है, इसके कारण जल्दी कोई यूरेथ्रा से बैक्टीरिया अंदर नहीं प्रवेश करता है। और फीमेल में क्या होता है कि अब यूरेथ्रा शॉर्ट होती है, इसलिए जेनाइटल बैक्टीरिया या फिर जो एनस का बैक्टीरिया है, जो स्टूल का बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया आसानी से जो होती है यूरेथ्रा में चला जाता है। तो मेल फीमेल दोनों में क्या होता है, एक्सटर्नल रूट जो होती है, फीमेल जो होती है एक्सटर्नल रूट कॉम्बिनेस्ट होती है। इसके बाद कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो होती है उसमें क्या होती है, जैसे डायबिटिक मेलाइटस हुआ, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हुआ, है ना, इस तरह से कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह होता है, या फिर डायबिटिक मेलाइटस शुगर के कारण क्या होती है, बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा ग्रो करने का चांसेस होती है। अब जो बात आती है वहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझना हमको है कि जब बैक्टीरिया जब यहाँ से यूरेथ्रा से जो चला जाता है यहाँ पर ब्लैडर में पहले जाकर बैक्टीरिया होल्ड करता है। अब बैक्टीरिया जो यहाँ पर होल्ड करता है ब्लैडर में, सॉरी थोड़ा सा इसको, हाँ, जब बैक्टीरिया जो यहाँ पर होल्ड करता है तो अगर यूरेथ्रा ब्लैडर अगर बाय द वे टोनिसिटी नहीं है, यूरिन कम फॉर्मेशन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया पे ग्रो करेगा, बैक्टीरिया का कोलोनी ग्रो करेगा यहाँ पे, है ना, कहाँ पे, ब्लैडर में ग्रो करेगा। अब क्या होगी, जैसे अब यहाँ से रिफ्लक्स डेवलप करेगा, वेस्कोयूरेट्रिक रिफ्लक्स। तो वेस्कोयूरेट्रिक रिफ्लक्स जब डेवलप करेगी तो उसमें बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, चला जाएगा किसमें, यूरेटर में चला जा सकता है। या फिर अगर स्टोन वगैरह होगा तब भी बैक्टीरिया वहां पर ज्यादा होल्ड करेगा ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। तो यहाँ पर क्या होगी, अब यहाँ पर क्या, यूरेट्रिक रिफ्लक्स जब होगी तब बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, किडनी में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगी कि जो बैक्टीरिया है वो नीचे से कैसे गया, यूरेथ्रा से गया पहले ब्लैडर में जाकर के ब्लैडर में अगर यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होल्ड कर रहा है, यूरिन ज्यादा देर तक वहां पर रुक रहा है, अगर सपोज दैट अगर यूरिन वहां पर होल्ड नहीं करता है, अगर यूरेट्रिक अगर टोनिसिटी कमजोर है, यूरेट्रिक टोन अगर नहीं है, तो वहां से रिफ्लक्स डेवलप करेगी और रिफ्लक्स के बाद क्या हो जाएगी, यूरेटर में आ गई, यूरेटर से फिर रिफ्लक्स होकर के और किडनी में आ जाएगा। इस तरह से क्या होगी, बैक्टीरिया जो होता है वो चला गया किडनी में। किडनी में जाने के बाद क्या होगी, जो यहाँ पर जो नेफ्रॉन का एरिया है, नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स का जो एरिया है और ट्यूबुल के सराउंडिंग एरिया में क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा। इन्फ्लामेशन से क्या होगी, यहाँ पर एक्सुडेशन होगा, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होगी, यहाँ पर एक्सुडेशन होगा और किडनी का साइज क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में जनरली ये देखने को मिलता है कि किडनी का साइज बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग एक तरह से हाइड्रोनेफ्रोसिस के भी नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। उस हाइड्रोनेफ्रोसिस में तो जनरली सिर्फ वाटर का इंक्रीमेंट होती है, इसमें लोग क्या होता है, रीनल ओडिमा बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। इसके बाद क्या होता है, किडनी का साइज बढ़ जाता है और इस तरह से क्या होगी कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगी, देखेंगे किडनी में जहाँ पे किडनी होगी उस एरिया में क्या होगी, पेन डेवलप करेगा, उसको लोग बोलते हैं लंबर पेन बोलते हैं या फिर रीनल कॉलिक बोलते हैं। वहां से पेन हो सकता है स्प्रेड, यूरेटर में भी आ सकता है पेन, है ना। और उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग होगी, जब पेशाब करेंगे तो हो सकता है कि बर्निंग भी होता है, लेकिन सबसे मेन सिम्टम आता है इसमें ये चीज कि रीनल एंगुलर पेन हो गया, पेन स्प्रेड करेगा होल एब्डोमेन में। उसके बाद फीवर भी आएगा पेशेंट को, उसके बाद चिलिंग, फीवर के साथ चिलनेस होगी, राइगर होगा, बॉडी एक होगी, ये सब पेशेंट के साथ डेवलप होगी। और प्लस यूरिनरी ट्रैक्ट जो बोले आपको कि यूरिन में बॉडी डेवलप होगी, उसके साथ साथ क्या होगी, वीकनेस होगी, है ना। तो ये कंडीशन जो होगी पाइलोनेफ्राइटिस में डेवलप देखने को मिलेगी। इसके साथ क्या होगी, जो किडनी होगी यहाँ से क्या होगी, जो अल्बुमिन वगैरह होगा उसको भी क्या करेगा, वो ट्रेस अमाउंट में पास करेगा। अब क्या होगा, ये अगर ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कुछ दिन तक रहेगा, कुछ दिन तक सिम्टम रहेगा, कितना दिन तक, 2 से 3 सप्ताह तक रहेगा।
2 से 3 सप्ताह में अगर बाय द वे कोलोनोफाइटिस ठीक हुआ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर यही जो है परसिस्ट कर करके क्रोनिक कोलोनोफाइटिस में चेंज कर जाएगा। जब चेंज करेगा तो फिर केस में क्या होगी, किडनी का साइज धीरे धीरे घटेगा तो जरूर, किडनी का साइज घटेगा जरूर, लेकिन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा शेप इसका इरेगुलर हो जाएगी, है ना। किडनी का शेप क्या हो रहा है, इरेगुलर हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी, अपर और लोअर पोल का जो शेप हो जाएगी वो थायराइड के शेप में जैसा हो जाता है, इसलिए जो बोलते हैं थायराइडाइजेशन प्रोसेस, थायराइडेशन चेंज है। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, निमोनिया के केस में जो लीवर के जैसा शेप कलर हो जाता है लंग्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, हिपेटाइजेशन बोलते हैं। उसी तरह से क्या बोलते हैं, थायराइड के जैसा शेप हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं थायराइडाइजेशन। ये क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, इसके बाद जो प्रोटीयस में क्या होती है, हाँ प्रोटीयस के केस में क्या होता है कि किडनी का जो साइज होता है जल्दी घटता नहीं है। ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रोटीयस के केस में किडनी का साइज जनरली डिक्रीज नहीं होता है। तो इस कंडीशन में किडनी डेवलप, अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर फाइब्रोसिस डेवलप करेगा। जब हीलिंग होगी अगर बाय द वे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पर क्या होगी, फाइब्रोसिस डेवलप कर सकता है, किडनी हार्ड हो सकता है और किडनी का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो ये जो होती है क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। और प्लस माइल्ड पेन होते रहेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग होते रहेगा, पेशाब जब भी करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, बर्निंग डेवलप होगी, और पेशाब करते समय हो सकता है कि वहां पर झाग जैसा भी बन सकता है। चलिए ये तो हो गया आपको पायलोनेफ्राइटिस का सिम्टम में। साइन में क्या होगी, लंबर रीजन में पाल्पेशन होगी। अब उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में क्या मिलेगी, जो किडनी का साइज होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, धीरे धीरे किडनी का साइज क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होने लगता है, एट्रोफी होने लगता है उसमें। उसके बाद क्या बोले आपको हम, यहाँ पर थायराइडाइजेशन जैसा शेप बन जाता है किडनी का। इसके बाद हो सकता है फाइब्रोसिस हो जाता है किडनी में, पास का फॉर्मेशन हो सकता है ना। इस तरह से पायलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी देखने को मिल जाता है। ये था मेरा कॉम्प्लिकेशन। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होगी, किडनी का साइज में अबनॉर्मलिटी होगी। दूसरा कराएंगे यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, उसमें क्या मिलेगी, बी कोलाई ग्रोथ मिलेगी, या जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ होगी वो बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ये हम लोग करा के देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद आरियोपिरिन कराएंगे तो उसमें वो क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा ट्रेस अमाउंट में, और उसका पीएच में भी चेंजेस मिलेगी। उसके बाद मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जो हाइजीन मेंटेन करेंगे, है ना, यूरेथ्रा से प्रॉपर अमाउंट में वाटर इंटेक करेंगे, जिससे कि पानी का फ्लो अच्छा हो, तो बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन ना हो। अगर स्टोन वगैरह हो किडनी में, अगर यूरेटर में है तो स्टोन को क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं, और जो इस तरह से फिर अगर कंडीशन मिलते तो इलाज करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर अगर मान लो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है तो उसके अनुसार से फिर बैक्टीरिया का एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन करेंगे, या फिर अगर होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं तो इसमें लोग थूजा है, फेरमफॉस है ना, ये सब मेडिसिन इसमें लोग चलाते हैं, या बीकोलिनम है, स्टेफाइलोकोक्सिनम है, ये सब मेडिसिन को लोग देते हैं, और पायलोनेफ्राइटिस को हम लोग ठीक कर लेते हैं। यही था मेरा पायलोनेफ्राइटिस। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर।